हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आंसर लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बट आसान भी नहीं है। हम लोग इसमें बात करते हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, दूसरा उस आंसर के अंदर क्या होना चाहिए, कैसे फॉर्मेटिंग करना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे एक आंसर भी दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या ऐड किया गया है। आराम से देखिए, रिलैक्स होके देखिए, अभी भी आंसर इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक अभी मॉडल आंसर को लेंगे। वो मॉडल आंसर उनका है जिन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूं कि जो मेंस ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिए हैं तो किस बिना पे वो क्वालिफाई किए होंगे। उसी स्टैंडर्ड को वो पहले भी फॉलो करते थे, अभी भी, अब जो कि आगे भी मेंस अभी देना है 65 का, तो वो चीजें चल रही है। अब पहले सिंपल सा समझिए, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर इंट्रोडक्शन ही सामने वाले जो चेक कर रहे हैं आपके पेपर, उनके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। क्योंकि आपका इंटरव्यू काफी सिंपल टाइप या काफी क्लियर नहीं, या आप क्या लिखना चाहते हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उसी समय उनके दिमाग पे एक पिक्चर बन जाती है कि लड़का लगता है तुमसे ना हो पाएगा, है ना। तो ये नहीं करना। उसके बाद एक बॉडी के अंदर जो क्वेश्चन का डिमांड है, उस डिमांड को पूरा फुलफिल करना है। क्वेश्चन कई बार 2 टुकड़े में होता है, कई बार 3 टुकड़े में क्वेश्चन होता है, और आप लोग क्या करते हो अक्सर, एक सेक्शन को पूरा उठा लिए, दूसरा सेक्शन को बहुत कम कर दिए या बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, थोड़ा लिख दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों सेक्शन के लिए मार्क्स रहता है। आपने पहले सेक्शन में लाख अच्छा लिख दिया तो आपको उतना ही मिलेगा जितना उसके लिए दिया हुआ है। दूसरे सेक्शन को कम कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा। और फाइनली कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कंक्लूजन मैंने पहले भी डिस्कस कई बार किया है। कंक्लूजन हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा आपका सकारात्मक होना चाहिए। चाहे स्थिति एकदम ही हमारे कंट्रोल के बाहर क्यों ना हो, जैसे कोरोना वायरस है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हम वैक्सीन नहीं बना सकते, दवा नहीं कर सकते, हम अगर बंद भी करते हैं तो पूरे सिस्टम को पूरा शटडाउन कर देते हैं इंडिया को, तब भी स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ऐसी स्थिति में जब आप कंक्लूड करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखेंगे कि नहीं, हमारी सरकार एक बेस्ट एफर्ट कर रही है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, और जिस हिसाब से हम बहुत तेजी से वैक्सीन की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी इसको हम रोक लेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आप निकाल के कंक्लूजन दे सकते हो। लेकिन आपके क्वेश्चन में एक सॉलिड इंट्रोडक्शन, पूरा फुलफिल करता हुआ बॉडी, जो भी क्वेश्चन का डिमांड है, और एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना ही चाहिए। अब हम लोग एक एक करके एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको नजदीक कर लेते हैं, आप इसको आराम से देखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारत में किसान आंदोलन के कारण का उल्लेख करते हुए 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन के अंतर को स्पष्ट करें। इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये सवाल है, सवाल 2 टुकड़े में है। पहला, भारत में किसान आंदोलन के कारण, पहला टुकड़ा। दूसरा, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। 2 हो गया। अब इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। अब इंट्रोडक्शन को एक बार हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने कुछ देसी, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, और मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। कुछ देसी रियासतों की सहायता से दबा तो दिया, सुनिए आराम से क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसके पश्चात भी भारत में कई जगहों पर संग्राम की ज्वाला लोगों के दिलों में धधकती रही। इसी बीच अनेक स्थानों पर एक के बाद एक कई किसान आंदोलन हुए। इनमें से अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किए गए। यानी इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने कुछ देसी रियासतों की सहायता से दबा तो दिया, लेकिन इसके पश्चात भी भारत में कई जगहों पे स्वतंत्रता संग्राम होता रहा। 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात की जा रही है। उसके बाद अगला आगे है कि नील विद्रोह, पावना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली, मोपला, ये लिखा गया। ये ऐसे प्रमुख आंदोलन हैं
प्रमुख आंदोलनों के रूप में जाने जाते हैं। इन कृषक आंदोलनों के पीछे सबसे प्रमुख कारण ब्रिटिश शोषणकारी आर्थिक नीति है। अब इन्होंने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया बीपीएससी के पेपर के अंदर इंट्रोडक्शन के साथ साथ। अब ये तो इंट्रोडक्शन है, अब बॉडी चल रहा है। बॉडी में चूंकि रीजन पूछा गया है तो सबसे पहले कारण देंगे, और बीपीएससी के आंसर में फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। अगर अच्छा फ्लो चार्ट बनाओगे तो आसान होगा। फ्लो चार्ट बनाने का सिर्फ कारण ये नहीं होता कि मतलब फ्लो चार्ट बनाने का कारण ये नहीं होता कि हम सिर्फ पॉइंट्स को दिखा रहे हैं, ये भी होता है कि जो कॉपी चेक करेंगे ना, जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आसानी हो जाए, वो यहीं से समझ जाएं कि आपका कितना ज्यादा रेंज है, आप कितना ज्यादा डायमेंशन को कवर कर रहे हैं, और उनके लिए आसान हो जाएगा। अब इस पॉइंट्स को आप कम पेज में कम वर्ड में भी एक्सप्लेन करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि वर्ड लिमिट के कारण बच्चा जो है कम पेज में एक्सप्लेन कर रहा है, बट ये इतना जानता है, ये क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या किया, फ्लो चार्ट बना दिया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन, कृषि का वाणिज्यीकरण, इधर क्या है, घरेलू परंपरागत उद्योग जो समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति, ब्रिटिश शोषणकारी व्यवस्था, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली और अन्य कारण। अब इन्होंने इसको एक एक करके एक्सप्लेन किया है। अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ब्रिटिश भू राजस्व नीति का उद्देश्य किसानों के से अधिक लगान वसूल करना था। अधिक लगान वसूली के क्रम में किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार भी किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। इसके परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष बढ़ा। वाणिज्यिकीकरण में क्या हुआ ये कि इसके कारण नकदी फसल आ गया। इसके कारण नकदी फसलों की खेती को जबरन अंग्रेजों द्वारा बढ़ावा दिया गया। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। अकाल की बारंबारता, सुनिए, अकाल की बारंबारता में वृद्धि हुई। वर्ड्स भी ध्यान रखना है, जैसे बारंबारता। अब आप यहां पे कोई लिखेगा कि दूसरे लिख सकते हैं कि परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और अकाल, अनेकों बार अकाल पड़ने लगा। वो भी सही है, गलत नहीं, अनेकों बार अकाल हुआ, लेकिन अकाल की बारंबारता में वृद्धि हुई। कितना अच्छा है। उसके बाद किसानों का हालत और दयनीय होती चली गई। ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति तीसरा है इनका। इसके अंदर क्या है, जब अंग्रेजों द्वारा मुक्त व्यापार नीति को लागू किया गया, परिणाम स्वरूप भारतीय परंपरागत उद्योग नष्ट होने लगे एवं कृषि पर दबाव बढ़ने लगा। कृषि क्षेत्र का तो पहले से ही हाल बुरा था, दबाव बढ़ने से कृषि क्षेत्र और ज्यादा बदहाल हो गए, यानी जो उत्पादकता थी वो कम हो गई। उसके बाद ब्रिटिश शोषणकारी व्यवस्था। अब अंग्रेज किसानों पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। लगान नहीं देने पे उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, साथ ही साथ शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी। दोषपूर्ण न्याय प्रणाली, पॉइंट छोटे होते चले गए। अत्याचार के विरुद्ध किसानों को पुलिस प्रशासन से सहयोग के बदले शोषण मिलता था। अन्य रीजन में क्या था, तत्कालिक रूस में साम्यवादी क्रांति ने भारतीय किसानों को प्रभावित किया और उन्होंने संगठन बनाकर संघर्ष करना शुरू किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई राष्ट्रीय नेताओं जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने किसान आंदोलन को गति देने का कार्य किया। तो ये सब रीजन में इन्होंने दिखाया। आप देखिए कि नॉर्मल जो इकोनॉमिकल, सोशल ये सब है, उसके साथ जो ये वाला रीजन है, इसके अंदर उन्होंने नेशनल लीडर को भी इंक्लूड कर दिया। इनके आंसर का दायरा बड़ा हो गया, आंसर का दायरा बड़ा हो गया। अब यहां तक तो ठीक है, यहां से इन्होंने और अपने आंसर को बहुत और मतलब आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। देखिए, जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर सीट के अंदर अगर डाइवर्सिटी आ रही है, आप कभी पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं, कभी पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी आप पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको डिफरेंस करना आया, यहां पे आपने एक लाइन खींचा, आपने डिफरेंस कर दिया। यहां पे इसको दो तरीके से भी लिखा जा सकता है। एक तो 19वीं शताब्दी में किसान आंदोलन का स्वरूप स्थानीय तत्कालिक समस्याओं से संबंधित था, फिर इसी के नीचे लिखो, लेकिन 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन का जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन से होने लगा। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से आपका वर्ड भी बचा, क्योंकि 20वीं सदी यही लिख दिया, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 19वीं सदी यही लिख दिया, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सीधा बताते चलिए, इधर अंतर बताते चलिए और निकलते जाइए। और जो चेक कर रहा होगा उसके लिए भी आसान हो गया, क्योंकि उनको बहुत ही मतलब आसानी से वो इसको पढ़ सकते हैं और एक अलग फॉर्मेट आंसर का देखने को मिला। तो समझ में आ रहा है कितना कंफर्ट दिखा रहा है उस लड़के का, जो भी लिख रहा है वो कितना कंफर्ट है आंसर में।
और कॉन्फिडेंस कितना है, सीधा लाइन खींचा और डिफरेंस दिखा के निकल गया। समझ में आ रहा है? तब यहां पर इन्होंने डिफरेंस में क्या दिखाया, 19वीं सदी के आंदोलन में किसान आंदोलन का स्वरूप स्थानीय और तत्कालीन समस्याओं से संबंधित था। इधर इसका जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन से होने लगा। 19वीं सदी का किसान आंदोलन मुख्यतः हिंसक था। यहां पे 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव होने के कारण धरना, प्रदर्शन, जेल भरो आदि युक्तियों का समावेश हुआ। किसान जमींदार साहूकार को अपनी स्थिति का जिम्मेवार मानते थे, क्यों मानते थे? क्योंकि इस समय तक जो किसान थे वो उसके पर्दे के पीछे का जो रियल कैरेक्टर था एक्सप्लॉइटेशन का, शोषण करने का, जो अंग्रेज थे उनके बारे में इनको उस तरह से जानकारी नहीं थी जो 20वीं सदी में मिलती है। किसान जमींदार साहूकार के साथ साथ अंग्रेजों को भी अपनी स्थिति के लिए जिम्मेवार मानने लगे। अब आगे अगला है, अंग्रेजों की वास्तविक चरित्र से अनभिज्ञ थे। किसान अंग्रेजों की वास्तविक चरित्र को समझने लगे। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती नहीं दी क्योंकि लोकल लेवल पे, लोकल मुद्दे पे था। अब ये चूंकि राष्ट्रीय मुद्दे को लेने लगे तो आंदोलनों ने सरकार के खिलाफ भी काम किया। ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े हुए नहीं थे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय नेता का अभाव था। यहां पे है, ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से के रूप में परिणत हुए। महात्मा गांधी का इसमें विशेष योगदान है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्तर के किसान संगठन का अभाव था। नेशनल लेवल पे किसान संगठन का अभाव था। स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण हुआ। तो कुल मिला के 19वीं सदी के किसान आंदोलन का नेचर क्या था, किस तरह से मुद्दा लोकल था, किस तरह से वो अचानक हिंसक हो जाते थे और छोटे जो लीडर्स थे वो भी नहीं थे नेशनल लेवल के, वो सारा डिफरेंस यहां पे दिखा दिया गया। अब इन्होंने अपने बॉडी को के अंदर दोनों क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर लिया। अब फाइनल मैटर आता है निष्कर्ष का, कंक्लूजन का। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक नीतियों से क्षुब्ध होकर किसान आंदोलन करने को विवश हुए। क्लियर है? तो उसी का क्या हुए थे। एक तरफ 19वीं सदी में कृषक आंदोलन का स्वरूप स्थानीय और हिंसक था, वहीं दूसरी तरफ 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे होने लगे। अंततः भारतीय, देखिए अब ये लाइन सुनिए, अंततः भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये लिखा गया है। ये नहीं था कि सिर्फ ओनली यही कारण है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमारा था कि भारत में किसान आंदोलन के कारण का उल्लेख करते हुए 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर इन्होंने इंट्रोडक्शन भी डाल दिया, बॉडी के अंदर कारण भी दिखा दिया, सेकेंड पार्ट के अंदर जो डिफरेंस था वो भी दिखा दिया और एक कंक्लूजन करके बंद कर दिया। आंसर पूरा हो गया। अब सवाल है, फिर भी सवाल ये है कि अधिकांश लोग ऐसा आंसर क्यों नहीं लिख पाते। तो आंसर इसीलिए नहीं लिख पाते कि उनको एक्चुअली आंसर लिखना एक आर्ट है। उनको लगता है कि सब कुछ डालना है, जबकि आपको सब कुछ नहीं डालना, आपको वही डालना है जितना पूछा गया हो। लेकिन चूंकि आंसर लिखने का एक्सपीरियंस नहीं होता, एक अलग घबराहट होती है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि हर एक कंटेंट डाल दें, कि हर तरीके से वो पढ़ ले, और इस चक्कर में वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है। इस चक्कर में प्रॉपर हर पार्ट का आंसर आप नहीं कर पाते हैं और फाइनल रिजल्ट आता है कि आपको लगता है हम 5-5 पेज 6-6 पेज चीजें लिखें, लेकिन आपकी जो आंसर है वो रिलेवेंट है, किसी और क्वेश्चन के लिए होती, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए नहीं है ना, क्योंकि आपने अलग अलग कंटेंट डाल दिया और जिस कंटेंट में फोकस करना था वहां कम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भी नंबर कम आ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए। अब इतना होने के बाद आप उस आंसर को डाउनलोड कर लीजिए और स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल दिया गया और वहां से फिर आप उसको देख लीजिए एक बार। चलिए, इसी तरह के वीडियोस में हम लोग आगे मिलते रहेंगे।